हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश भाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पीछे संघ सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। पीछे की वीडियो में संघ सरकार के बारे में हमने अध्ययन किया। संघ सरकार में हमने व्यवस्थापिका यानी संसद और कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर लिया। आज न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 151 तक इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इसमें पढ़ेंगे। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, किस प्रकार इसमें सदस्यों का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है या उनको नियुक्त किया जाता है, किस आधार पर नियुक्त किया जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना कौन से किसके तहत की गई थी? भारत में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। एक्ट यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम न्यायालय की स्थापना 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी, भारत में सर्वप्रथम। फिर देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में न्यायालय की घोषणा की गई थी। वो न्यायालय कब बना? 1935 के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट क्या होता है? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह आज़ादी से पहले की बात है, यानी स्वतंत्रता से पहले कोर्ट की स्थापना 1774 में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। फिर 1935 का अधिनियम आया, उसके तहत 1937 में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में हम स्वतंत्र होते हैं। 1947 में देश स्वतंत्र हो जाता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। सीधा प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 28 जनवरी 1950 को। कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। ये स्वतंत्रता के पश्चात था। स्वतंत्रता से पहले भी न्यायालय थे, जैसे 1773 के एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया था। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 आया, तो इस न्यायालय में कुछ सुधार किया गया और फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, यानी संघीय न्यायालय। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसी प्रकार एक संघीय न्यायालय भी बनाया गया था। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया हीरालाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने थे। अब देखो, अनुच्छेद 124 आता है। अनुच्छेद 124 से शुरू है। ये कहाँ से शुरू है? 124 से 151 तक शुरू है। तो मुख्य अनुच्छेदों में अनुच्छेद 124 आता है। प्रथम अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है
कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किस आधार पर करेगा, वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठता के आधार पर यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है वो कितने दिनों तक रह चुके हैं, जैसे सबसे ज्यादा कार्यकाल होता है उसको वरिष्ठता के आधार पर क्या बना दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। आगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श से, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। मुख्य न्यायाधीश एक वरिष्ठता के आधार पर चुन लिया गया, फिर वरिष्ठता के आधार पर जो चुना गया वो व्यक्ति परामर्श देता है किसको, राष्ट्रपति को, कि इस व्यक्ति को क्या बनाओ, आप अन्य न्यायाधीश में नियुक्ति कर सकते हो। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अब योग्यताएं पढ़ेंगे। योग्यताओं में देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के योग्यताएं पहले तो वह भारत का नागरिक हो, 1 नंबर योग्यता तो सभी में यही होती है, वह भारत का नागरिक हो। 2 नंबर योग्यता है राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार है, कानून का ज्ञाता हो। 3 नंबर योग्यता आती है कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता का मतलब वकील का कार्य कर चुका। पहला भारत के नागरिक हो, दूसरा राष्ट्रपति की नजर में वो क्या होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरा कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए अन्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील का कार्य कर चुका हो, या क्या होना चाहिए, 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील का कार्य कर चुका, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ये इसके लिए क्या है, योग्यता है। उसके बाद में राष्ट्रपति को हटाने के लिए अभियोग तथा महाभियोग की प्रक्रिया काम में ली जाती है। अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए अभियोग और मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया काम में ली जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया देश में 2 व्यक्तियों पर लगती है, एक तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो अभियोग तथा महाभियोग, अभियोग महाभियोग,
महाअभियोग। अभियोग तथा महाअभियोग इस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। अब यह प्रक्रिया लाने के निम्न कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हैं, देखो 2-3 कारण बताए। इस प्रक्रिया को लाने के लिए निम्न कारणों की जरूरत होती है, जैसे 1 नंबर पर कदाचार, उसका आचरण अच्छा नहीं हो, कदाचार। नंबर 2 है असमर्थता, यानी कार्य करने में समर्थ नहीं हो। पहला कदाचार, बुरा आचरण हो, दूसरा असमर्थता, कार्य करने में समर्थ नहीं हो, और तीसरा कब हटा सकते हैं उसको, संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, इन 3 कारणों से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है या महाअभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। महाअभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले उसे 14 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया लाने से 14 दिन पूर्व उसे सूचित कर दिया जाए, 14 दिन पूर्व उसे सूचित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी महाअभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, और उसको हटाने से 14 दिन पूर्व उसे क्या कर दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी, यानी इन 3 कारणों से हटाया जाता है, कदाचार, असमर्थता और संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया लाते हैं। यह प्रक्रिया लाने से 14 दिन पूर्व उसे सूचित कर दिया जाता है। अब यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, कौन सी प्रक्रिया, महाअभियोग की प्रक्रिया संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाई जा सकती है। अब देखो लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति से, 100 सदस्यों की सहमति से, तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति से, यानी लोकसभा में 100 सदस्य यदि सहमत हो तो यह प्रक्रिया लाई जाती है महाअभियोग की प्रक्रिया, और राज्यसभा में 50 सदस्य यदि सहमत हो तो यह महाअभियोग की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर लाई जा सकती है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करनी होती है, 2/3 बहुमत से पारित करनी होती है दोनों सदन। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली में होती है, कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक होती है वो दिल्ली में होती है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से दिल्ली से बाहर आयोजित की जा सकती है, दिल्ली से बाहर आयोजित की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठकें होती है वो दिल्ली में होती है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से बाहर भी आयोजित की जा सकती है, दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य में भी आयोजित की जा सकती है। उसके बाद में अनुच्छेद आता है 125, अनुच्छेद 125 में क्या है, वेतन एवं
भत्ते। राष्ट्रपति का वेतन मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 90,000 रुपये, 90,000 रुपये। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अनुच्छेद 126 में क्या कहा गया? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक न्यायाधीश की क्या की जाती है? नियुक्ति। अब इसका कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? 65 वर्ष आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, यानी जब 65 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसको पद से हटा दिया जाता है। न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं हम। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, भारत में न्यायपालिका का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा होने के कारण आगे का जो पार्ट बचा है वो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।